नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है। विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए सीडीपी का क्लास 11 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। सीडीपी का क्लास 11, अगर इसके पहले 1 से 10 तक की क्लासेस को आप नहीं देखे हैं तो आप सारा नोट्स और पीडीएफ ले लीजिएगा, क्योंकि सीडीपी आपका 30 नंबर का है। अगर ये 1 से 10 तक का आपका सारा नोट्स और वीडियो आप देख लेते हैं तो यहाँ से 12 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। कितने प्रश्न आपको मिल जाएंगे? 12 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो इसलिए आप अभी जुड़ करके यहाँ से सीडीपी का सभी क्लास का नोट्स और पीडीएफ लेकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉग, कौन है? ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर है स्किनर। कौन है? राइट आंसर स्किनर है, जिन्होंने बताया कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, मतलब लगातार और धीमे धीमे होता है ना, अचानक नहीं हो जाता है। तो ये स्किनर का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? स्किनर का सिद्धांत है। कहाँ पूछा गया? तो पंजाब टेट में आया, सीजी टेट में आया, एच टेट में आया, एक बार आ गया है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किसका स्टेटमेंट है? स्किनर का है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि, देखिए ये तो दो चीज है ही, वृद्धि अलग है और विकास अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? विकास में वृद्धि। विकास में अगर किसी का हो रहा है बढ़ावा तो उसका मतलब क्या आप समझिएगा कि उसका विकास में वृद्धि हो रहा है? इसका मतलब क्या समझिएगा? कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो रहा है, उसके संवेग में वृद्धि हो रहा है, उसके वजन में वृद्धि हो रहा है, उसके आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि हो रहा है। क्या इसका सही आंसर होगा? तो देखिए, अगर विकास हो रहा है इसका मतलब उसकी सोच, उसकी समझ, उसके कौशल, ये सभी में उसके वृद्धि देखने को मिलेगा। तो विकास में वृद्धि का मतलब यही है। आकार देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आकार होना हमारे अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक है। आकार तो वृद्धि का सेंस में आ गया ना, तो होना क्या चाहिए था? सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन आपका दिया हुआ था और ये बोर्ड द्वारा मान्य किया गया है, इसलिए इसको सही मानना है आपको, ठीक है।
तो यानी विकास में वृद्धि का मतलब कि किसी का सोच, अगर समझ, अगर कौशल में अगर निपुणता आ रही है, अगर उसके ज्ञान में वृद्धि लग रहा है, तो ये समझिए उसका विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? वो विकास की ओर अग्रसरित हो रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, क्या कहेंगे तनाव और क्रोध की अवस्था को? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, देखिए शैशवावस्था, ये तो समझिए 0 से 6 वर्ष का हो गया। इस समय बच्चा न तनाव में होता है न क्रोध में होता है, वह आराम से संवेग से खेलते रहता है। ठीक है, बाल्यावस्था भी बच्चा में किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, वह बच्चों के समूह के साथ खेलते रहता है। किशोरा अवस्था जो होता है वो 12 से 19 माना जाता है। यह अवस्था जो होता है तनाव का समय होता है और क्रोध भी होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये टीन एज शुरू होता है। कौन सा एज होता है? टीन एज बच्चों का शुरू होता है। और इसमें बच्चा क्या करते हैं? तो देखिए कल्पना जगत में विचरण करते हैं, कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं। कैसा कल्पना जगत? तो देखिए उनके दिमाग में जो अगर यहाँ पर 10वीं के विद्यार्थी जो यहाँ 8 में चले गए, 9 में चले गए या 10 क्लास में चले गए, अब इनके ऊपर स्ट्रेस है, स्ट्रेस तनाव है। क्या तनाव है? तो हमको इससे टॉपर करना है, हमको इससे अच्छा करना है, हमको अब नहीं पढ़ना है, हमको फुटबॉल खेलना है, हमको यहाँ पर खिलाड़ी बनना है, हमको यहाँ पर इंजीनियर बनना है, हमको यहाँ पर डॉक्टर बनना है, हमको दरोगा जो, बहुत तरह के दिमाग में देखिए कल्पना जगत चलते रहता है, जिससे तनाव होता है। और तनाव होता है तो बच्चों में क्रोध भी होता है ना। तो तनाव और क्रोध की अवस्था जो है यही आपका जो है आपका किशोरावस्था को माना जाता है। दिमाग में रख लीजिएगा, इस समय जो होता है सभी के मन में बहुत तरह की बातें चलते रहती है कि क्या करना है नहीं करना है, इससे बच्चे तनाव में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये कहाँ पूछा गया? ये पूछा गया यूपी टेट में। कहाँ पूछा गया? सीजी टेट में। यूपी टेट में 3 बार, 1-2 बार मत कहिए, 3 बार। और सीजी टेट में 1 बार पूछा गया ना। तो तनाव और क्रोध सबसे ज़्यादा होता है किशोरावस्था में, जो बच्चे 12 से लेकर के 19 साल तक के होते हैं। देखिए यहाँ से तो आपको नौकरी का भी एज स्टार्ट हो जाता है 17 से ना, या बहुत कुछ जैसे इंजीनियर डॉक्टर करना। तो ये स्ट्रेस तनाव तो रहता ही है लोगों को, क्या करें क्या नहीं करें, क्या लें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत तरह का तनाव चलते रहता है। तो यही अवस्था होता है तनाव और क्रोध का। अगला, बालक का विकास परिणाम है। किसी बालक का यदि विकास हो रहा है तो वो किसका परिणाम होता है? बालक का विकास किसका? देखिए सीडीपी जो है ना, उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को एकदम बारीकी से पढ़िएगा ना। देखिए समय देना होगा, समय देना होगा। अगर आप बारीकी से पढ़िएगा ना तो आपको सब चीज जो है अपने इर्द गिर्द क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ से जुड़ा रहता है? इर्द गिर्द क्षेत्र से इसका आंसर जुड़ा रहता है, जिसको आप अगर थोड़ा सा समय दीजिएगा तो आप खुद सही इसमें बहुत सारा प्रश्न को कर सकते हैं। बकाना नहीं है, बड़े बड़े ऑप्शन को देख के बकाना नहीं है। ठीक है, बस धैर्य रख करके इसको बनाना है। बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया या आर्थिक कारकों का। ठीक है, देखिए बालक का विकास में वंशानुक्रम तो होता ही है, जिनके वंश अच्छे होते हैं, माने पहले से किसी के पिताजी डॉक्टर इंजीनियर दरोगा निकल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो होता है उनके वंश जो होते हैं उसी का परिणाम होता है ना, उसी तरह के लोग बनते हैं। लेकिन देखिए अपवाद तो सभी में होता है ना, अच्छे के लोग चोर भी निकल जाते हैं, चोर के बच्चे अच्छे भी निकल जाते हैं, लेकिन उसकी यहाँ पर 1-8% वो एक्सेप्शन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक्सेप्शन, ज़्यादा में लोग होते नहीं है। ठीक है, तो बालक का विकास वंशानुक्रम का भी प्रभाव है। और दूसरा देखिए वातावरण का भी प्रभाव है। कैसे? तो देखिए अगर आपके बच्चे जिस वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वहाँ के बच्चे लोग खाली खिलाड़ी हैं तो आप देखिएगा आपका भी बच्चा ऑटोमेटिक खिलाड़ी बनने लगेगा, ऑटोमेटिक खिलाड़ी की ओर जाने लगेगा, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है। अगर वहाँ के सारे बच्चे कोई इंजीनियर बन रहे, कोई डॉक्टर बन रहे, कोई आईएएस बन रहे, कोई आईपीएस बन रहे, तो आपका भी बच्चा उस फील्ड की जाने के लिए आपको प्रेरित करने लगेगा कि हमको भी आईएएस की तैयारी करना, हमको भी आईपीएस का, हमको भी मेडिकल का। तो ये किसका परिणाम हुआ?
इसी को तो कहते हैं इन्वायरमेंट देना, वातावरण देना, यही तो वातावरण है। ठीक है, यानी बालक का विकास वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी होगा। अब नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया है, बका के आप इसमें टिक तुरंत मत मार दिए। नीचे ऑप्शन दिया है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया है, एकदम यही देखिए राइट आंसर है। मतलब बालक का विकास जो होता है उसके वंश और मिलने वाले वातावरण के अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, इसी का वो परिणाम होता है, इसी का वो रिजल्ट होता है। या आर्थिक कारकों का तो ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा। श्यामपट्ट लिखते समय, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर जब आप लिख रहे होंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। ठीक है, देखिए जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हो तो लगेगा कि सब सही है, इहो सही है, इहो सही है, इहो सही है, इहो सही, सब तो सही है, लग रहा है ना। लेकिन श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अच्छी लिखावट में लिखिए। अच्छी लिखावट जब लिखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक रूप से लेखन स्पष्ट होगा, नहीं तो जो अच्छा लिखेगा नहीं तो उसका लेखन में स्पष्टता होगा नहीं। लेकिन आपको देखिए एक ऑप्शन बी भी इसमें बहुत जो है आपको काम कर रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा है कि बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बोर्ड के द्वारा मान्य आंसर क्या था? अच्छी लिखावट, अच्छी लिखावट। लेकिन इसमें बी भी आंसर हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि जो बोर्ड के द्वारा मान्य होता है उसी को सही किया जाता है। तो हम लोग अच्छी लिखावट को लेकर के इसमें चलेंगे। ठीक है, जब अच्छी लिखावट रहेगी तो लेखन स्पष्ट होगा, लेखन स्पष्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? नैतिकता, कैरेक्टर की स्थापना करना है तो उसके लिए सबसे उचित मार्ग कौन है वो आपको चुनना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे उचित मार्ग कौन है वो आपको यहाँ पर चुनना है। कैसे चुनेंगे हम बताइए? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में ध्यान देना। ठीक है, देखिए तो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उसमें नैतिकता के अगर स्थापना करना है तो सबसे अच्छा होगा उसमें शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो किसके भक्त हो जाते हैं? शिक्षक के। माता पिता भी कहेंगे तो उनको गलती कर देंगे, लेकिन शिक्षक वाला बतवा के एकदम सही कर देंगे ना। ठीक बोले हैं सर, ठीक बोले हैं, बोलते हैं ना। तो नैतिकता के स्थापना के लिए आपके विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका आदर्श रूप में होना बहुत ही जरूरी होता है और सर्वोत्तम मार्ग वही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। किस कारण से होगा वो भी आपको हमने बता दिया। ठीक है, चलिए देखिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मत बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक होगा तो विद्यार्थियों के बीच में क्या बढ़ावा देगा, क्या बढ़ावा देगा आपको बताना है। ठीक है, प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, तटस्थता की भावना। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मत क्या बढ़ावा देता है आपको बताना है। हाँ, प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, तटस्थता की भावना। अब तो आपको लग रहा हो कि भैया प्रतियोगिता बढ़ाओ, प्रतिद्वंद्व बढ़ाओ, तटस्थता तो नहीं होगा, ये भी चल रहा है, सहयोग की भावना भी बढ़ाएं। अब इस तीनों में फंस जाता आदमी। तो देखिए इसी तरह का आपको जो है 15 प्रश्न आता है, 15 प्रश्न आता है। 15 प्रश्न तो देखिए ऑटोमेटिक आपको मैंने नोट से भिड़ जाएंगे। नोट से 15 से 18 प्रश्न आपको भिड़ जाते हैं। इसलिए भिड़ जाते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक कुछ चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है और वहाँ से 2-2 प्रश्न रहना है, तो क्लियर है। लेकिन 15 प्रश्न देखिए इसी तरह का रहेगा जो आपको अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस तरह का अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, इस तरह के प्रश्न को देखते रहिएगा तो आपका जो है यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा एकदम। यानी 30 में 25, 26, 27 पक्का आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। ठीक ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मत क्या बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना या तटस्थता की भावना। एक चीज याद रखिएगा,
सहयोग की भावना जो होता है बच्चों में जो है ना, ये एक अच्छा अध्यापक सिखाता है। सहयोग करने की सीखा। अगर ये गुण बच्चों में आ गया तो वो प्रतियोगिता खुद कर लेगा वो, ठीक है, और प्रतिद्वंदी भी खुद कर लेगा। लेकिन उसमें कौन सी भावना सबसे ज्यादा प्रबल होनी चाहिए? किसी को अच्छा करने का, दिखाने का। जब सहयोग की भावना होगी तो वह अच्छा काम भी कर पाएगा, प्रतियोगिता की भावना भी लाएगा, प्रतिद्वंदता की भावना भी लाएगा। यानी ये सहयोग वाले गुण वाले बच्चे सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। आप लोग का क्या आंसर था? देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उस समय कमेंट जरूर किया कीजिए आप सभी को, ठीक है। देखिए, अब आपको बता देते हैं, जेटेट है। जेटेट आपको 1.5 महीना समय देगा, ठीक है। 1.5 महीना समय दे रहा है, बहुत है। आप अगर सही जगह पर जुड़ करके पढ़ते हैं, देखिए लोग इतने बड़े ग्रंथ और पोथा आपको दे देंगे ना कि आपको बहुत समस्या हो जाएगा, और वहां से आप देखते रह जाइएगा, प्रश्न भी नहीं आएगा। लेकिन सही मार्गदर्शन में सही प्रश्न यदि आपको मिल जाए तो आप समझिए वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा जेटेट, ठीक है। तो हम उसी कड़ी का एक भाग आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो अच्छा और अच्छे रिजल्ट के लिए आप यहाँ से जरूर जुड़िएगा, जल्दी से जुड़ जाइए सभी कोई, जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं। यहाँ से सारा चीज देखिए, आपको एकदम घर बैठे तैयारी हम करवा रहे हैं। सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपको सारा चीज हम मटेरियल देते रहेंगे। आपको जब भी समय मिले वहां देख लीजिए। अब बात करने के लिए 1 घंटा टाइम, समझिए कितना अच्छा चीज जो आप नहीं जुड़ पा रहे, तो अभी जुड़िएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? देखिए प्रश्न 1001 बार आया है, 1-2 बार के बात मत कीजिएगा, 1001 बार आ गया है। जौने टेट में जाइएगा तौने में ही मिलेगा शिक्षक वाला, समझ गए। हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास। क्या है बच्चों का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य? शिक्षक का उद्देश्य क्या है आपके यहाँ? तब देखिए इसमें एक चीज है, एक ऑप्शन है, देख रहे हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास। यही तो देखिए अभी जो है सर्व शिक्षा अभियान इसी पर तो काम कर रहा है। एक तरफा विकास नहीं, चौतरफा विकास, और उसी को कहते हैं हम लोग सर्वांगीण विकास। उसी को कहते हैं हम लोग सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, चहुमुखी बनाना, चारों तरफ का दृश्य दिखाना और सब दृष्टि से संपन्न कराना, ठीक है। तो शिक्षक का उद्देश्य यही है कि आप बच्चों का सर्वांगीण विकास कराएं, किसी एक क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाएं। केवल खेल के क्षेत्र में नहीं, केवल पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, केवल समाज के क्षेत्र में नहीं, यहाँ पर पढ़ाई भी, खेल भी, समाज भी, स्वास्थ्य भी, पर्यावरण भी, सभी चीज का देखभाल भी, ये सारा चीज बच्चों को सिखाना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न, 1001 बार ये भी प्रश्न पूछा गया। देख रहे हैं ना, आपको खाली हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आपका रिपीट होगा ही होगा। तो आप सभी अभी भी अगर नहीं जुड़ के तैयारी कर रहे हैं तो अपने इष्ट मित्र दोस्तों को बोलिए, जुड़ के तैयारी करेंगे। यहाँ से प्रश्न उनका पक्का आएगा और उनका रिजल्ट भी होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स लेकर के आए हुए हैं, जो मिल रहा है कि डेली बनाते हैं और डेली आपको दे रहे हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2000, 2001, 2002, 2003, ठीक है। तो इसका अभियान जो यहाँ पर शुरू कर दिया गया था वो 2001 से। कब से शुरू कर दिया गया? 2001 से किया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपके झारखंड राज्य में भी ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। शिक्षक किस कारण से शिक्षण संबंधी सहायता, शिक्षक किस कारण से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है, ठीक है। यानी शिक्षण सहायता सामग्री, TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक है। ये क्यों उपयोग किया जाता है? क्या कारण है कि आप लेकर के जाते हैं TLM? क्या कारण है कि आप शिक्षण अधिगम लेकर के कुछ सामान
सामग्री लेकर के जाते हैं और बच्चों को सिखाते। इससे क्या बच्चों में होता है, वही तो पूछ रहा है आपसे, इससे बच्चों में क्या हो सकता है आपको। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप जो पढ़ा रहे हैं आप बैठ करके पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ाने की जो थ्योरेटिकल क्लास आप दे रहे हैं उससे अच्छा हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्लास के साथ साथ यदि बच्चा को वो सामान दिखला दिया जाए, क्या किया जाए, वो सामान दिखलाया जाए ना, तो वो क्या करेंगे, शिक्षण आपका जो होगा वो रोचक बन जाएगा, उस समय इंटरेस्टिंग बन जाएगा एकदम, अगर वैसा करके दिखाया जाए तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक जो है सहायता सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठचर्या, ठीक है, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे लेसन प्लान। ठीक है, एक नेभी कार्य, एक विशेषता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। ठीक है, तो पाठचर्या निर्माण को क्या माना जाता है, बताइए। पाठचर्या निर्माण कार्य किसका माना जाता है, तो होगा एक अत्यधिक विशेषक कार्य। यह बहुत बड़ा पाठचर्या निर्माण इतना आसान नहीं है, तो ये क्या है, तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। ठीक है, एक अत्यधिक विशेषता कार्य है ना, क्लियर हो गया होगा। एक अत्यधिक विशेषता कार्य है, कौन चीज, तो यही आपका पाठचर्या निर्माण आसान नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आपको 1001 बार पूछा गया है। टीचर और विद्यार्थी वाला प्रश्न जो है ना बहुत अधिक पूछा जाता है। क्या किया जाता है, बहुत अधिक पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग में, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कोई विद्यार्थी अगर अच्छा कार्य कर रहा होगा, कोई विद्यार्थी अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो आपको उसका प्रशंसा करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए, लोगों के बीच में, यानी सबसे अच्छा कौन होगा, प्रार्थना सभा। सबसे अच्छा कौन होगा, प्रार्थना सभा के, जिस समय प्रार्थना हो रहा हो उस समय प्रार्थना सभा के बीच में उस बच्चा को बुला करके उसके कार्य के लिए प्रशंसा किया जाए। इससे बच्चे में क्या होगा, तो विकास वो और ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, तो लोगों के बीच में इसका आंसर होगा, राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। आप सभी टीचर हैं, आप सभी टीचर हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, कैसे करते हैं, तो अभी CCE प्रक्रम है, कौन है, CCE प्रक्रम है। CCE सतत एवं, इसी को कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, यानी कंटिन्यूसी एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। ठीक है, तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन इसको हम लोग करते हैं अभी की जो विधि है। तो इसमें एक जगह नाम आया है सतत, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको किताब का, आपका बोर्ड का है जो पंजाब टेट में दिया है। तो अब यहाँ पर होना एक चीज़ और चाहिए था, सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन, लेकिन नहीं दिया है। तो आपको इसमें सतत एक ही जगह दिया है, कंटिन्यूअस, तो ये ही सही आंसर जाएगा, बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श जीवन जीता हो, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी। ठीक है, एक शिक्षक को समाज में इज्जत तब मिलता है, कब मिलता है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है,
एक आदर्श जीवन जीता हो, वेरी गुड, आइडियल होना चाहिए, एकदम आदर्श होना चाहिए। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ईमानदारी से अपना काम करता हो, प्रभावी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, यानी उसका पढ़ाई जो इफेक्टिव टीचिंग हो, यानी डी में है ये सभी, तो बिल्कुल सही है, ये सभी ही इसका आंसर हो जाएगा। एक अच्छा शिक्षक को, इसी तरह के शिक्षक को समाज में इज्जत मिलता है। ठीक है। कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? कोई बच्चा इफेक्टिव स्किल कैसे ला सकता है, प्रभावशाली तरीके से कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। ठीक है। कोई बच्चा प्रभावशाली तरीके से कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके कैसे कर सकता है? ठीक है। तो देखिए जो काम खुद करके किया जाता है वह सबसे सीखना अच्छा माना जाता है, वह सबसे अच्छा सीखना माना जाता है खुद करके। ठीक है। तो जो काम खुद करके किया जाता है उसमें बच्चा खूब बहुत अच्छा से सीखता है। तो बच्चा प्रभावशाली तरीके से, प्रभावकारी तरीके से यदि हुनर को सीख सकता है तो वो खुद करके ही सीख सकता है, सिखाने से केवल नहीं सीख सकता है। वो जब तक खुद नहीं उस पर काम करेगा वो नहीं सीख सकता है। तो प्रभावशाली तरीके से यदि कोई हुनर सीख रहा है तो वो खुद करके ही सीखता है। ठीक है। खुद करके सीखता है। 101 बार ही प्रश्न आया हुआ है, 101 बार। ठीक है। ये प्रश्न बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसको देख के ही आप लोग जाइएगा ना। अगला, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ठीक है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत है? ठीक है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत है? तो यहाँ पर देखिएगा, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको ढूंढना है, गलत कथन को। ठीक है। चलिए देखते हैं। विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल सही है। विकास जो होता है पूर्वानुमेय होता है, एक एक करके ये चलते रहता है। ठीक है। अगला है, ये सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये विकास के लिए बिल्कुल सही है, आपको गलत ढूंढना है, आपका ये सही आंसर है। ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सही है। विकास रेखीय होता है, देखिए सी, विकास रेखीय होता है, ये गलत है। रेखीय जो होता है वो गति में होता है, विकास में नहीं होता है। ठीक है। तो विकास रेखीय होता है, ये गलत कथन है। ठीक है। और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही कथन है। तो 3 सही हो गया, तो ये गलत हुआ। तो कौन कथन गलत है यही ढूंढना था आपको। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए एग्जाम में यही समस्या होता है, नहीं वाला। बहुत कोई दिमाग में जब पढ़ने लगेंगे तो नहीं उनके दिमाग में दिखता ही नहीं है, नहीं उनके दिमाग में दिखता ही नहीं है। सिर्फ कि शैशवावस्था की विशेषता है देख लेंगे और तुरंत मारना शुरू कर देंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा। ठीक है। शारीरिक विकास की तीव्रता, ठीक है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, पूछना है। तो शैशवावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में वृद्धि होना। ठीक है। तो कौन विशेषता नहीं है? तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता रहती है, बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास में बहुत अधिक वृद्धि होता है, क्लियर। दूसरों पर निर्भरता, तो शैशवावस्था में बच्चा अपने ऊपर थोड़े होता है, ये तो दूसरों पर ही तो निर्भर रहता है ना, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। नैतिकता का होना, ये गलत है। शैशवावस्था में बच्चों के अंदर कोई मोरल नहीं होता है। ठीक है। बच्चे जो होते हैं यहाँ पर अमूर्त होते हैं, अमुक होते हैं, अभेद होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ वो पर निर्भर रहते हैं और उनको जो अच्छा लगता है वो काम करते रहते हैं। ठीक है। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन नहीं है? नैतिकता का होना। इस समय नैतिक उस समय पतन नहीं होता आदमी का। ठीक है। ये सब जो है आपको किशोरावस्था से होना शुरू होता है, बाल्यावस्था से शुरू होता है। और अगला है मानसिक विकास में तीव्रता, तो इस समय मानसिक विकास की तीव्रता भी बहुत जल्दी से होती है। बहुत बच्चे बहुत चीज़ को कैच करने लगते हैं, इसमें पढ़ा हुआ चीज़ देखिए बहुत ही अस्थायी होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए, जो मैंने कौन नहीं होता है पूछा गया था, तो ये सी होगा, नैतिकता का
होना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इनमें से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए नहीं वाला याद रखिएगा, मानव विकास का सिद्धांत नहीं। विकास का कौन कौन सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतरता, अनुक्रमणता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। तो मानव विकास का सिद्धांत इसमें निरंतरता, तो विकास तो निरंतर होता है, निरंतरता का सिद्धांत है तो सही है। अनुक्रमकता, तो यह एक अनुक्रम से चलता है, ये भी सही है। सामान्य से विशिष्ट, तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है, ये भी सही है। अब रही एक ऑप्शन, तो ये गलत हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो मानव विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? तो प्रतिवर्ती नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। फेंक करके क्या दिखाता है? ठीक है, प्रश्न पंजाब टेट और सीजी टेट दोनों में आया है। ठीक है, तो ये देखिए दिखाता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बच्चा ये किसी को लूटना खसोटना, किसी से उसके बाद जो होता है उसको तोड़ देना फोड़ देना, ये सब जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो वह जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दिखाता है। ठीक है, वृद्धि का संबंध किससे है? देखिए वृद्धि, यहाँ पर विकास नहीं है, वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना, विकास मतलब कि किसी चीज में प्रगति करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आकार व भार, केवल आकार केवल भार, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का संबंध यही होता है। बोलेगा कि आप में वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया मतलब आपका कमर 30 इंची के था, अब वृद्धि हुआ है आप में, मतलब आप 38 इंची का कमर हो गया। आपका लंबाई बच्चा का अभी 5 फीट था, अरे तो इंटर जाते जाते 6 फीट का हो गया, तो ये वृद्धि हो गया, ये वृद्धि आकार में हो गया। अभी आपका एक पतला है, लंबा पतला दमाद भी था, वजन था 35 किलो, खाया पिया मस्त हुआ, हो गया 80 किलो, तो ये 35 से वजन बढ़ा, 35 से वजन बढ़ के 80 हुआ, ये वृद्धि है, ये वृद्धि है। ठीक है, तो वृद्धि का संबंध जो है किससे है? आकार से भी है और भार से भी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। विकास और वृद्धि में आपको ना यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था की अवधि है, प्रश्न 1001 बार ही पूछ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाल विकास की जो अवस्था थी उसमें हम लोग देखे थे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। शैशवावस्था को हम लोग माने थे 1 से 6 वर्ष, 1 से 6 या 1 से 5 भी कहीं कहीं देता है, या 0 से भी देता है, ध्यान रखिएगा। 5 तक चलेगा या 6 तक चलेगा। उसके बाद बाल्यावस्था होता है, तो बाल्यावस्था 6 से स्टार्ट होकर के 14 तक रहता है, 6 से 12, 6 से 12 तक रहता है। ठीक है, 6 से 12 कर लीजिएगा। उसके बाद आता है किशोरावस्था, तो ये 12 से स्टार्ट होकर के आपको यहाँ पर जो है 19 तक या कहीं के 18 तक देता है, तो 12 से स्टार्ट होता है। तो किशोरावस्था की अवधि कितनी है सबको हम लोग देख लिए ना, तो मैं यहाँ पर 12 से 19 वर्ष के बीच हुआ, 12 से 19 वर्ष के बीच हुआ। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लिए। तो आप डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़िएगा, आपको सारे चीज़ों का यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सारे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। बहुत ही कम रेट आपको अब लग रहे हैं, कितने तो बता दिए हैं हम, 700 रुपये आपको लगेगा। आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।